हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट पर बात करेंगे, जहां पर इंडियन गवर्नमेंट 75,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर इंडियन ओशियन में अपना पकड़ मजबूत बनाने की कोशिश करेंगे और अंडमान निकोबार को दुनिया के सबसे बड़ा लॉजिस्टिक हब बनाने की तैयारी कर रही है। दोस्तों, अब हम लोग इस प्रोजेक्ट के बारे में समझते हैं। साथियों, आज जितना भी आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर अंडमान निकोबार में तैयार हो रहा है, वो ब्लू इकोनॉमी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। Andaman and Nicobar Islands has the potential of being a key base for projection of power in the Indian Ocean. If you look at the sort of geopolitical games that are being played in the Indo-Pacific region, वे ऑफ बंगाल के साउथ में कुछ आइलैंड का ग्रुप है जिसे अंडमान निकोबार नाम दिया गया है, जो कि टोटल 836 आइलैंड का ग्रुप है, जिसे डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। ये जो ऊपर वाले आइलैंड है, इसे 3 कैटेगरी में बांटा गया है, नॉर्थ, मिडल और साउथ। ये तीनों मिलकर बनाते हैं ग्रेट अंडमान। यहाँ से साउथ में जाने पर आता है ग्रेट निकोबार आइलैंड। ग्रेट निकोबार के साउथ में पूरे नीचे आता है इंदिरा पॉइंट, जिस जगह पर इंडियन गवर्नमेंट डेवलपमेंट करने का प्लान बना रही है। अब सवाल यह है कि इंडियन गवर्नमेंट इसे डेवलप क्यों करना चाहती है। जैसे कि हम लोग जानते हैं, चाइना पैसिफिक ओशियन के साथ इंडियन ओशियन में भी अपनी नेवी की पकड़ बढ़ाता जा रहा है और दूसरे देशों से ट्रेड बढ़ाने के लिए उनके पोर्ट को लीज पर एक्वायर कर रहा है, जैसे कि पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट, श्रीलंका में हम्बनतोता पोर्ट। इस प्रकार चाइना इंडियन ओशियन में इंडिया को ब्लॉक करने का सोच रहा है। चाइना के इस स्ट्रेटजी को दुनिया स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नाम दिया है। इंडिया ने इसे काउंटर करने के लिए डबल फिश हुक स्ट्रेटजी तैयार किया है, जिसमें फर्स्ट हुक में आती है ग्रेट निकोबार आइलैंड एंड सबाम आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया, जिसे इंडोनेशिया और इंडिया मिलकर डेवलप किया है अपने मिलिट्री एक्सिस के लिए। इसके बाद आता है ऑस्ट्रेलिया का कोका आइलैंड, जिस पर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया एक दूसरे के साथ फैसिलिटी यूज करने के लिए एग्रीमेंट साइन किया है, और यही सेम एग्रीमेंट साइन किया है यूएस के साथ डाइगो गार्सिया आइलैंड, ओमान के द्विंकन पोर्ट से फ्रांस का रीयूनियन आइलैंड तक, जिसका एग्रीमेंट फ्रांस ने उस समय किया जब फ्रांस को अमेरिका, यूके और ऑस्ट्रेलिया मिलकर फ्रांस को एक सबमरीन मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट से बाहर कर दिया था। उसके बाद फ्रांस ने इंडिया से एग्रीमेंट साइन किया था। इसके बाद आता है मॉरिशस का, जो कि भारत के साथ बहुत ही अच्छा रिलेशन है। अब हम लोग देख सकते हैं ये पूरा मिलकर बनाता है डबल फिश हुक स्ट्रेटजी, जो कि इंडियन ओशियन में इंडिया को डीप तक एक्सेस प्रोवाइड करता है। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट इंडिया के लिए एक मिलिट्री बेस के साथ साथ बिजनेस स्ट्रेटजी भी तैयार करके देगा। एशिया में जितने भी देश हैं जो अपने ऑयल और गुड्स मिडिल ईस्ट एशिया से इंपोर्ट करते हैं बाय शिप, उनमें से मोर देन 90% शिप जिस ट्रेड रूट से गुजरता है, उस छोटी सी जगह का नाम है स्टेट ऑफ मलक्का। चाइना जितना भी ऑयल और गुड्स इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करता है, उसमें से 90% से ज़्यादा हिस्सा इसी स्टेट ऑफ मलक्का से गुजरता है। इस स्टेट ऑफ मलक्का ट्रेड्स रूट पर एक छोटा सा देश है जिसका नाम सिंगापुर है। जितने भी शिप इस ट्रेड रूट से गुजरती है, वो रिफ्यूल के लिए अपने कार्गो को लोड अनलोड करने के लिए सिंगापुर का पोर्ट यूज करता है। लगभग साल में 60,000 से ज़्यादा शिप इस पोर्ट पर रुकती है, जिसकी मदद से सिंगापुर का इकोनॉमी बहुत ही बूस्ट करता है। सिंगापुर के डेवलपमेंट में इस पोर्ट का बड़ा योगदान है। अब हम देखते हैं ग्रेट निकोबार आइलैंड से क्या असर पड़ेगा। ग्रेट निकोबार आइलैंड को अगर हम ध्यान से देखें तो यह ट्रेड रूट स्टेट ऑफ मलक्का के बहुत ही करीब है। अगर इंडियन गवर्नमेंट इसे ग्रेट ऑफ निकोबार ट्रांसिट हब बना देती है, तो जो प्रॉफिट अभी सिंगापुर को मिल रहा है, कुछ हद तक इंडिया को मिलेगी। अब हम ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट का प्लान देखें। इंडियन गवर्नमेंट का प्लान इस तरह है कि चेन्नई से लेकर पोर्ट ब्लेयर तक अंडर सी ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क बनाया जाएगा, जिससे अंडमान निकोबार में इंटरनेट की कनेक्टिविटी स्ट्रॉन्ग किया जा सके।
और यहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंटरनेशनल ट्रांसशिप टर्मिनल भी बनाया जाएगा, जहाँ पर कार्गो लोड और अनलोड होगा एंड शिप का रिफ्यूलिंग किया जा सके। इंडियन गवर्नमेंट इस प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए यहाँ पर लगभग 6.5 लाख से अधिक लोगों को इनहेबिटेट करने का प्लान बना रही है। इसके लिए यहाँ पर प्रॉपर टावर शिप इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जा सके। लेकिन इस प्रोजेक्ट का पूरा करना एक चुनौतीपूर्ण वर्क होगा, क्योंकि निकोबार को यूनेस्को द्वारा मेन बायोस्फीयर रिजर्व कैटेगरी में डाला हुआ है। मतलब यहाँ पर इस प्रकार के पक्षी और जानवर पाए जाते हैं जो दुनिया में कहीं नहीं पाए जाते हैं। यहाँ पर इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए लगभग 8.5 लाख पेड़ काटे जाएंगे, जिससे 2500 फ्लावर और 5100 एनिमल के प्रजाति को खतरा है। अब ये देखना है इंडियन गवर्नमेंट इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए किस तरह के अल्टरनेटिव उपाय सोच पाएगा।